साथियाना नमस्ते भाई, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। 2 दिन की स्पेशल कवरेज का समय हमने निकाला था पकौड़ा चौक बहादुरगढ़। और यहाँ किसान आंदोलनकारी जो बेहद लंबे समय से पिछले 9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया लोग बैठे हैं। सरकार और किसान के बीच में गतिरोध निरंतर जारी है। और देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ऊँट किस करवट बैठेगा। किसानों की जीत होगी, सरकार हठधर्मिता के ऊपर अड़ी रहेगी। इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए निरंतर लगभग 9 महीने से हम लोग घूम रहे हैं भाई। गांव-गांव गए, शहर गए, सब प्रकार की चीज़ें हमने देखी। अभी पकौड़ा चौक है और पकौड़ा चौक पर किसानों का एक जत्था अच्छा खासा आप देख पा रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे जो है इसमें हरियाणा के किसान भी है, पंजाब के किसान भी हैं। आइए बिना किसी देरी के इन किसानों से पूछते हैं कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं और आपका अपना क्या विचार है। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सुबह का समय है, ठीक 9 इस समय बज चुके हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यहाँ कुछ नौजवान साथी भी बैठे हैं। पाई के किसान आदरणीय सत्यवान जी हमारे साथ है। भाई सबसे पहला क्वेश्चन उन्हीं से लेंगे। हाँ जी, इतना लंबा समय हो गया गतिरोध को चलते चलते, आप तो मतलब 9 महीने से ज़्यादा समय आपने यहाँ बैठे हुए हो गया, आपको लग क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जहाँ से आंदोलन उठा था वहाँ से लेकर के अब तक आप क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले तो सभी को सुप्रभात। और आपके चैनल के माध्यम से हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जी कि आपने हमारी बार कवरेज को सभी हरियाणा वासियों और भारतवासियों को आप दिखा रहे हैं जी। तो आंदोलन के बारे में जैसे आपने पूछा कि पहले क्या था अब क्या है, देखिए जिस प्रकार से मिसाइल जो बनाता है देश, और मिसाइल जब छूटती है तो एक स्ट्रक्चर होता है उसके पास में, वो स्ट्रक्चर तो वहीं पे रह जाता है मगर मिसाइल निकल जाती है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा है या कोई भी हमारे जो नेतागण है, चाहे वो कोई भी है, वो स्ट्रक्चर खड़ा करने में ठीक है उन्होंने हमारा सहयोग भी दिया है और हम उनके ऋणी भी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मिसाइल वहीं है। मिसाइल अब चली गई है बिल्कुल। अब एक किसान खुद अपने आप में एक नेता है और वो मजबूती से लड़ रहा है, क्योंकि उसका स्वयं का काम है। वो कोई चुड़ूनी का, वो कोई टिकैत का, वो कोई और नेताओं का काम नहीं है, वो उसका खुद का काम है, उसके खुद के जान के ऊपर बनी है। क्योंकि भले ही जो नेता लोग हैं, चाहे किसान हो चाहे कोई, उनका पता नहीं कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े, आम आदमी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ने वाला 3 कानूनों में। और 3 काले कानून हम इनको कहेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि अगर किसी को ये लगता है कि अभी भी कोई गुमराह वाली बात है, अभी यहाँ पे जो संख्या वो बहुत ज़्यादा संख्या है, मगर अभी दिखावे में हम नहीं आ रहे। जब आवश्यकता होगी दल बल की और पूरी तरह से मुस्तैदी से, अगर मजबूती से हम तैयार बैठे हैं आने के लिए, एक फ़ोन कॉल पे गांव के गांव उठ के आएंगे। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर इतना अच्छा बना रखा है कि दोबारा यहाँ पर हम ठहरें तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है रहने के लिए। तो दूसरी बात, जो परेशानी है वो जग जाहिर है, तंग है, बदहाल है, बुरी तरह से यहाँ पे मच्छरों में उसमें बैठे हैं। सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, इससे निकम्मी सरकार और क्या होगी। अच्छा, पिछली बार 26 जनवरी का प्रक्रम जो हुआ था, लाल किले के ऊपर जो है जो ध्वज वहाँ चढ़ाया गया था, आम जनमानस की भावनाओं को बड़ा ज़बरदस्त ठेस पहुँची थी। बाद में वो सारी बातें क्लैरिफाई हुई कि वो सरकार प्रायोजित एक षड्यंत्र था, सरकार का अपना तंत्र था, सरकार के अपने लोग थे। तब लोगों ने ये कहा कि किसान तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। यदि आरएसएस की बात की जाए, जो सबसे बड़ी देशभक्ति की बात आज करता है, देशभक्ति का ठेका जिसने ले रखा है, उसने अपने मुख्यालय के ऊपर आज तक कभी तिरंगे को फहराने नहीं दिया। सदैव उनका अपना जो ध्वज आरएसएस वालों को वहीं लहराता। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि इस बार 15 अगस्त आने वाला है, चंद दिन बचे हुए हैं, किसान कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, तो क्या इस बार फिर वही चीज़ें दोहराई जाएंगी? क्या बहुत ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है? क्या फिर ऐसा नहीं लगता लोगों को कि फिर वैसी घटनाएं हो सकती? क्योंकि जो लोग हैं जो ऑलरेडी ताक में बैठे रहते हैं कि हमें तो एक मौका चाहिए भीड़ में घुसने का, किसानों को बदनाम करने का, आंदोलन को तोड़ने का, तिरंगे का अपमान करने का, सारी की सारी चीज़ें किसानों के मत्थे मरने का, तो कितनी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, जब तिरंगा एक बात कही थी, जब शासक सोया हो तो बदल दें सत्ता, और आज वही टाइम आ गया है। जब शासक सो रहा है ना तो सत्ता बदलने में कोई दिक्कत नहीं। रही बात निहंग साहब की, रही बात वो जो वहाँ पे ध्वज फहराया था, जो भी था, देखिए उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे,
मगर थोड़े दिन के बाद में मोदी क्या ऐसी तैसी करवाने गया वो हम उसमें, और वही का वही वो अपने सर के ऊपर लगाया हुआ था उसने, वो क्या उसको गुरु साहिब का जो निशान, वो उसमें गया गुरुद्वारे में। वो कभी मुसलमान के उसमें जाता है, वो कभी उसमें जाता है, वो जाता ठीक है, हम भी मानते हैं, सर्वधर्मी लोग हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी निशानों का सम्मान करते हैं। ये तो भारत देश का झंडा, हम तो दुनिया भर के जितने विश्व में झंडे हैं उनका भी सम्मान करते हैं। झंडे में क्या है, वही कपड़ा है, बस रंग अलग अलग है। ये तो एक आपस में हमें तोड़ने की साजिशें हैं, हमें भड़काने की साजिशें हैं। जातिवाद में पहले ही बटा हुआ देश, अब 3 रंगों में बांट दो इसको, फिर 4 रंगों में बांट दो। आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना कोई झंडा नहीं लिया। आज भी दुनिया में कोई ना कोई देश ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना, इनके ऊपर वो विश्वास ही नहीं करते इन चीज़ों में ना, वो तो काम करने में विश्वास रखते हैं। उनको पता है इंसानियत का, या इंसान बदहाल है, या कपड़ों की पूजा होती है, मरने के बाद यहाँ वो पत्थरों की पूजा होती है। इस देश के हम ऐसे, मतलब ये क्या कहते हैं ना, दुर्भाग्यवश हम इस देश के नागरिक हैं। और अगर किसी को ये इसी बात को तोड़ मरोड़ के कोई पेश करे कि भाई ये तो देश को कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये हमारी समझ से परे की बात है। हमें तो जो हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं और उसके ऊपर ध्यान है, हमें नहीं मतलब कुछ भी किसी बात से, हमें अपने हक चाहिए। इसी प्रकार से देश के अंदर बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, मगर क्या करें, वो आवाज़ नहीं उठा रहे। आवाज़ उनको कोई उठाने नहीं दे रहा। उनको बोला वो सरदार बैठे हैं, कोई बोलता सिख बैठे हैं, कोई बोलता जाट बैठे हैं, कोई बोलता राजपूत बैठे हैं, इस तरह तोड़ा हुआ है। एक जिस दिन ये एक हो जाएंगे ना, तो ये सत्ताधारक जो बैठे हैं ना, ये नहीं मिलेंगे यहाँ पे। रही बात इन सत्ताधारियों से, मैं एक बात पूछूं, ऐसा कौन सा सत्ता में नेता बैठा है जिसने, एक सुई होती है ना, उसमें धागा जो डालते हैं, उसकी भी खोज नहीं करी आज तक इन्होंने। एक भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा जिसने सुई में धागा डालने तक की छोटी सी भी खोज नहीं करी, और देश को चला रहे हैं। है ना शर्म की बात। इनके अंदर कौन से एक आधे नेता को छोड़ के कोई योग्यता है, किसी प्रकार की कोई योग्यता है? अरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर सवाल उठते हैं, इसके ऊपर शर्म की बात क्या होगी? दूसरे विपक्ष के नेता हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर ये चिंता कैसे करते हैं, इसके ऊपर शर्म की क्या बात होगी? कोई सलीके की बात आज तक नेताओं को बैठ के आपने सुनी? हाँ, इनका कोई मर जाए, एक हो जाएंगे। जब इनकी नौकरी के ऊपर सवाल आया था, जब एक हो गए थे, संसद में बिल पास करवा दिया इन्होंने शर्म नहीं आई? हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फ्री में काम कर सकते हैं, जो ये 20-20 लाख रुपए भत्ता महीने में लेते हैं ना, वो काम हमारे लोग फ्री में कर सकते हैं। इतने समाज सेवी हैं, मगर ये आने क्यों देंगे उनको? भाई साहब को मेरे को इनसे, इनको इनसे, सबको भड़का करके ऐसी बातें हमें प्रायोजित करके दिखाई जाती हैं। पहले तो सारे देश को इन नेताओं लोगों ने वर्कर बनाया, ऐसा बनाया कि लड़ना सीख जाएं। राजनीति के ऐसे कीटाणु फिट कर दी सभी के सभी लोगों के अंदर, ताकि आने वाले समय में हमारी राजनीति लंबी चले। और आज से 20-30 साल पहले ये राजनीति खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन्होंने हमारे अंदर वो एक सॉफ्टवेयर फिट कर रखे हैं जिससे हम लड़ने पे मजबूर होते हैं। माँ से बाप लड़ रहा है, बाप से बेटा लड़ रहा है, बेटे से बहू लड़ रही है। इस कारण राजनीति, ये कोई हमारी समझ से तो परे की बात नहीं है। यहाँ पंजाब के किसान भी मौजूद है भाई, प्रयास करेंगे पंजाब के किसानों से भी कुछ पूछने का, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आंदोलन को खड़ा किया पंजाब ने, लगभग 1 साल पहले पंजाब के अंदर जो ये सारी गतिविधियां चलनी प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद पंजाब खड़ा हुआ, पंजाब के बाद हरियाणा हरकत में आया, और हरियाणा जैसे फीडबैक दिया, आंदोलन के अंदर एक नई ताकत जुड़ गई। और उसके बाद यूपी भी उसके भीतर जुड़ता चला गया, साउथ के उधर से जो स्टेट भी आए, और धीरे धीरे ये आंदोलन विश्वव्यापी हो गया। आज वर्ल्ड वाइड ये आंदोलन है। तो यहाँ पंजाब के किसान भी, आइए इन भाइयों से ही बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी वीर जी, आप आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे? पंजाब ने जैसे खड़ा किया, हरियाणा जुड़ा, वर्ल्ड वाइड आंदोलन आज हो गया, परंतु आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये आंदोलन तो फर्जी है, ये आंदोलन तो फर्जी है। अब वो लोग उसमें क्या फर्जी देख रहे हैं मुझे नहीं पता, इस बात का जवाब आप मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर देंगे। आपको क्या लगता है? ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ
ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਦਾ नहीं है। अच्छा, एक बात जो है वो कमाल की बात ये है कि कुछ लोग, चंद लोग, चाहे वो उनकी वो मतलब सरकार की नीतियों से प्रभावित हों, उनके कोई अपने मापदंड हो, उनकी कोई अपनी सरकार से गुंजाइश हो, सरकार की चापलूसी वो लोग करते हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो चला हुआ है इसमें वो बात नहीं है, इसमें वो बात नहीं। परंतु कमाल की बात मुझे ये लगती है, यदि चंद लोग बैठे होते तो मैं ये मान लेता कि आंदोलन में दम नहीं है। लाखों लोग बैठे हैं, 3 बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिगरी बॉर्डर की बात करें, क्या लाखों लोग मूर्ख हो सकते हैं क्या? क्या इतने लाख लोग जो बैठे हुए हैं सारे के सारे भेड़ चाल चलने वाले हैं क्या? क्या इनमें कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं क्या? क्या किसी ने भी कानून की व्याख्या नहीं पढ़ी क्या? या वो लोग ज़्यादा जानते हैं जो खाली बैठ करके फेसबुक के ऊपर बकवासबाजी करते रहते हैं, किसानों को धोखेबाज कह रहे हैं ये वो? तो इसी बात का जवाब मैं जानने के लिए हम लोग निकले थे। तो उनको आप क्या जवाब देंगे जो लोग, चंद लोग बैठते हैं फेसबुक के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं? मुझे लगता नहीं नॉलेज 2 प्रकार की उनके भीतर है। ये जो लाखों लोग बैठे हैं इन लोगों की भावनाएं व्यर्थ है या वो लोग सच्चे हैं? इस बात का जवाब जरूर दीजिए। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੇ ਉਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। अच्छा, सबसे अहम बात मैं ये, सरकार ये बोलती है कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, किसान बात नहीं कर रहे, किसान ये कह रहे हैं सरकार बात नहीं करना चाहती। सरकार ये दोष लगा रही किसानों के ऊपर कि हमने तो 12 दौर की वार्ता की, हमने तो ये दिया, हमने वो दिया, परंतु किसान तो आगे नहीं बढ़ रहे। किसान तो एक ही मांग को लेकर के टस से मस नहीं हो रहे हैं। उधर किसान लगातार, हमारे जो नेता हैं, टिकैत की बात करें, गुरुनाम सिंह चढ़ूणे की बात करें, राज्यवाड़ा की बात करें, और जितने भी लोग वो सारे लोग यही कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री कह रहे थे एक कोल दूर है, वो एक कोल ही नहीं आई आज तक। तो आप लोग क्या मानते हैं भाई, सरकार खड़ी है, किसान खड़े हैं, कहाँ पेच फंसा हुआ? आपको क्या लगता है पहल किसको करनी चाहिए? ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਊ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਲੈ ਲਓ, ਚੂੜਨੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਜੀ नहीं है। अच्छा, इस बहस का आखिरी सवाल लेते हैं, आपसे भी लेंगे, इनसे भी लेंगे। ये युद्ध मुझे लगता है 2024 तक चलेगा। 2024 से पहले इस आंदोलन का मुझे नहीं लगता कोई हल निकलेगा, क्योंकि सरकार का तो रुख साफ है, सरकार बिल्कुल बात नहीं करेगी, क्योंकि न तो इन राज्यों में आसपास अभी कोई चुनाव है। अगर चुनाव का दौर होता तो सरकार के ऊपर दबाव बनता, सरकार आती।
यदि 2024 तक ये युद्ध लंबा खींचता है तो क्या किसान तैयार है 2024 के लिए? 2024 ਦੇ ਲਈ ਕਿ 2000 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ 2024 ਤੱਕ ਜਾਵੇ 2025 ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ किसान ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ही ਰਹੂਗਾ जी। अच्छा, अंतिम बात ले लेते हैं भाई आदरणीय सत्यवान जी। हाँ जी, देखिए जिस प्रकार से आपने भाई साहब से पूछा कि ये 2024 तक चलेगा, मैं कहता हूँ जब एक नेता बनता है उसका बेटा, उसका पोता, उसका पड़पोता, जब 7 पीढ़ी वो थकते नहीं है राजनीति करते करते, तो हमारी पीढ़ियाँ कहाँ थकेंगी? हम आंदोलन करते करते नहीं थकेंगे। सीधी सी बात है। उन्होंने राजनीति, जब वो राजनीति, अब वो राजनीति इतनी अच्छी है, राजनीति इतनी बुरी है कि बहुत मेहनत करनी होती है, तो वो क्यों करते हैं हमें तो समझ में नहीं आता। इतना मेहनत का कार्य तो है। दूसरी बात, मैं थोड़ा आपको संक्षेप में कानूनों के बारे में बताऊंगा जो मेन बात है। सरकार जिस प्रकार से कह रही है आप बाहर बेचिए, मुनाफा मिलेगा आपको, मुनाफा मिलेगा आपको, बार बार एक रट लगाए हुई है। सीधा सा साफ साफ बात मैं बताऊं क्या है, अगर मोदी या हमारे खट्टर या हमारे जो भी नेता लोग हैं सीधा हो गया एक बार टीवी पे ये कह दिया है कि हमारे बस का तुम्हारा अनाज लेना नहीं है। असल बात ये है कि हमारे बस का नहीं है। 19,500 करोड़ रुपए शायद आज उन्होंने 2,000 रुपये के उसमें हमें नहीं चाहिए। उनमें से काफ़ी लोगों के वैसे वापस लेने लग रहे हैं, वो काफ़ी लोगों को वहीं कट रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी बातें हैं। हमें तो सीधी सी बात है हमारे फसलों के उचित मूल्य दिए जाएं। अरे सरकार क्यों नहीं हमारी चीज़ 2,000 में लेकर के 4 बार बेचती? वो प्राइवेट वालों को क्यों 2,000 में लेकर के उनको क्यों कह रही है वो आगे वो मुनाफा कमाए? ऐसा कुछ नहीं है, ये साफ झूठी बातें हैं। इन्होंने साफ साफ कह देना चाहिए कि हमारे बस का भाई आपका अनाज नहीं लेना है, हमारे को बख्श दो, हम फिर आगे जो करेंगे देख लेंगे। ये कितनी गंदी हरकत है इनकी, सच नहीं बोलते। सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये क्यों नहीं सामने आकर के बोल रहे कि हमारे बस का नहीं है। ये कहने के बजाय इसमें वो पता नहीं कितनी खूबियाँ गिना रहे हैं, ये हो जाए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोगों को भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है उनका जवाब देने के लिए। सीधी सी बात है, 2 अरफी बात बोल दो, हमारे बस का लेना नहीं है, हम कह देंगे भाई तुम्हारे बस का लेना नहीं है तो फिर हम अपना हिसाब से चलेंगे। बात सीधी सी बात है। शासक को सच्चा होना चाहिए, शासक को सच्चा होना चाहिए। झूठे शासक सदा सदा के लिए हानिकारक होते हैं, सदा सदा के लिए। तो भाई हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। ये भाई टिकरी बॉर्डर पकोड़ा चौक बहादुरगढ़ से हमारी विशेष पेशकश थी। हरियाणा पंजाब के किसान संयुक्त रूप से यहाँ बैठे थे और सिर्फ हरियाणा पंजाब ही नहीं, काफ़ी स्टेट्स के हमने कल देखा, राजस्थान की, पश्चिम बंगाल की, कर्नाटका से भी। कल हम लोग कम से कम भी 8 किलोमीटर पैदल घूमे, निरंतर चीज़ों का जायजा हम ले रहे थे, तो वहाँ हमने हर प्रकार के लोगों को देखा। और ये विश्वव्यापी आंदोलन है, वर्ल्ड वाइड आंदोलन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बड़े सदर का जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया जिसको बोला जाता है, वो निरंतर सरकार का पक्ष ले रहा है, सरकार की बात को जायज़ ठहरा रहा है और किसानों की बातों को निरंतर नीचे दबाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। परंतु लोकल मीडिया जो है, विशेष करके जो किसानों के बच्चे हैं, वो लोग उतरे हैं मैदान के अंदर, हम जैसे यूट्यूबर्स भी उतरे हैं भाई। सही और निष्पक्ष जो चीज़ होगी उसको आगे लेकर के आना, चाहे वो किसी भी आयाम से जुड़ा, चाहे पत्रकार है, वकील है, डॉक्टर, कोई भी है। 7 मेडल किसानों के बच्चे जी, अभी भाई साहब कह रहे थे कि भाई टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो 7 मेडल आए हैं वो भी किसानों के बच्चे ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है भाई। गोल्ड मेडल जो लेकर के आए नीरज चोपड़ा, वो किसान के, पानीपत उनका है डिस्ट्रिक्ट, और जो हरियाणा से वो संबंध रखते हैं। और भी जितने बजरंग पूनिया की बात करें, मीराबाई चानू की बात करें, किसी की बात आप करें, हॉकी वालों की यदि बात करें, सब किसानों के ही बच्चे। और सीमा के ऊपर भी जो लोग खड़े हैं वो भी किसान के ही बच्चे। यदि सीमा के ऊपर जवान खड़ा है तो खेतों में हल लिए किसान खड़ा है भाई। और अन्नदाता यदि हल छोड़ देगा
तो देश की जो आज जीडीपी की यदि बात करें 17% जीडीपी का हिस्सा आज भी वो खेती के सेक्टर से आता है। और सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स, खेती एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। आधी जो आबादी है उसको 50% देश की जो वर्कफोर्स है उसको रोज़गार खेती देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अन्नदाता का पराक्रम नहीं थकेगा भाई। हम निरंतर चीज़ों का जायजा ले रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात वही है कि युद्ध ये कब तक चलेगा, 2024 तक चलेगा और आगे चलेगा पता नहीं इस बात का, तो परंतु लड़ाई तो जारी है और निरंतर जारी रहेगी। अब देखने वाली बात यही है, निष्कर्ष क्या निकलेगा। निरंतर आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं भाई। आप सब किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी बात रखी और निरंतर हम अपने काम में लगे रहेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। देखते रहिए भाई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसानों की बात को सुन सके। धन्यवाद आप सबका।